I want to understand in this entire scenario, who do you see as the biggest winner and who do you see as the biggest loser? Who's winning it and who's losing it? I think by any standard, I think Turkey is the biggest winner. Would you elaborate a bit? क्यों देखें, उनको जो थ्रेट था साउथ से, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कुर्दों से थ्रेट था, उसको फॉर द टाइम बिंग तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया ना। ये पीकेके का सरेंडर कभी नहीं होता अगर सीरिया पे तुर्की का कब्जा नहीं हो गया होता। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक विन है। दूसरा ये कि दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड वेरी प्रो टर्की डेमोग्राफी उन्होंने वहाँ पर नॉर्दर्न सीरिया में इदलिब वगैरह में क्रिएट कर दी है, तो वो बफर के जैसा काम करेगा। अगर कल से किसी को फैंसी आइडियाज़ आते भी हैं कि मैं ज़रा टर्की के चुंगल से निकल के मैं खुद मुख्तार बनने की कोशिश करूं, तो वो फैंसी आइडियाज़ जो हैं, हाँ, वो डाई इक्वली इफ नॉट मोर इजराइल। एक्सिस रेजिस्टेंस टूट गया है, हथियार कहाँ से आएंगे पता नहीं है। हिजबुल्लाह इज फाइटिंग फॉर इट्स ओन इंटरनल सर्वाइवल। इट हैज़ द मिलिट्री कैपेबिलिटी टू फाइट द ground battle, but it is no more capable of mounting an attack. दोनों में फ़र्क है। इंटरनली जितना मुश्किल आई थिंक हिजबुल्लाह के पैदा होने से आज तक में उनके लिए सबसे मुश्किल घड़ी है कि जहाँ पे जो लोकल सुन्नी ग्रुप्स हैं वो प्रेशर ये डाल रहे हैं कि इनको डिसआर्म किया जाए। हालांकि वो होने नहीं जा रहा है, डिसआर्म वो नहीं होंगे, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर में है। तो इट विल एटलीस्ट टेक Hezbollah 3-4 years to rebuild to a point where they can openly challenge the domestic enemies, जो सलफी सुन्नी ग्रुप्स हैं या जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं जो इनको डिसआर्म करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा फ़ायदा वो एक इजराइल को है। दूसरा ये कि उन्होंने बफर जोन बहुत बड़ा कर लिया। छोटा सा गोलान था, आज ये जो जिहादी एलिमेंट हैं इनका बिहेवियर किसी के साथ ऐसा है कि वो मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ द्रूज का। द्रूज कम्युनिटी आप जानते हैं, इजराइल में भी हैं, गोलान के इलाके में जिस पे कब्जा है, और सीरिया के अंदर भी थे। सीरियन द्रूज और इवन गोलानी द्रूज जो इजराइल के कब्जे में थे, उन्होंने कभी इजराइल को तस्लीम नहीं किया हिस्टोरिकली। आपको याद होगा फॉर द एंटायरिटी ऑफ सीरियन वॉर, जब ये सिविल वॉर चल रहा था, क्योंकि इस इलाके में ये जो दर्रा सुवैदा का जो इलाका है, गोलान और सुवैदा का जो इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे द्रूजी रहते हैं। इस इलाके में जो HTS के या और जो FSA इस तरह के जो ग्रुप्स थे, उनके मिलिटेंट को जब सीरियन आर्मी मारती थी तो उनका इलाज इजरायली अस्पताल में होता था। तो वो ले जाते थे इसी रास्ते से, गोलान वाले रास्ते से। तो गोलान में जो द्रूजी थे जो इजराइल के कब्जे में है पिछले पता नहीं 73 वॉर से, वो विरोध करते थे कि तुम ये जिहादी एलिमेंट्स को लेके क्यों आ रहे हो, हम वी विल ऑलवेज बी। वो सीरियन झंडा लहराते थे इजराइल के अंदर में। इसको आए हुए 2 महीने नहीं हुए, सर्रा को ये सारे द्रूज जो हैं अब इजराइल का झंडा उठाए हुए हैं, जिन्होंने 70 साल मुखालिफत की इजराइल की। लेकिन अब वो क्या है, उनका सर्वाइवल है। वो देख रहे हैं कि इस 2 एविल में से कौन ज़्यादा एविल है। जिसने सामने में 60,000 लोगों को मार दिए, उसको वो कम एविल समझ रहा है कंपेयर टू हयात तहरीर अस्साम। दिस सेज अ लॉट अबाउट हयात तहरीर। कौन इनके साथ होगा? तो आज वो पूरा का पूरा जो एक जो सिर्फ गोलान था, आज पूरा का पूरा सुवैदा, आधा दर्रा और पूरा का पूरा गोलान इजराइल के लिए एक बफर जोन बन गया है। और औकात नहीं है HTS के किसी फाइटर की कि उस बफर जोन में एंटर करके दिखा सके। बहुत बड़ी जाहिर है सबसे बड़ा डिफीट ईरान का है, क्योंकि जो उसने इतनी मेहनत से एक फ्रंट लाइन रेसिस्टेंस फोर्स बनाई थी वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि दिस कैन नॉट बी रीबिल्ट। बन सकता है, चीज़ें बदलती हैं। हो सकता है कि कल से यही द्रूज जो हैं वो ईरान के साथ आ जाए और कहें कि चलो भाई हम कॉरिडोर तुमको बनवाते हैं जिससे कि यू कैन रिवाइव हिजबुल्लाह और ये तमाम चीज़ें। पर वो होगा नहीं होगा, वो मतलब नाउ वी आर एंट्री इनटू कयास के हम उसमें घुस रहे हैं। लेकिन अगर सिंगल लाइन में मुझे बोलना हो, बिगेस्ट विनर इजराइल टर्की, और टर्की इजराइल 1 और 2 अपनी तरफ से आप सेट कर लें। बिगेस्ट लूज़र अरब्स मतलब ईरान, फॉलोड बाय रीजनल अरब कंट्रीज।